Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we are going to learn how to use the working of English in question paper. So let's start the class. And today's pattern is sentence sequence fillers मेंस पैटर्न. तो आज का जो पैटर्न है वो मेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पैटर्न लिया है कि मेंस में कैसे आपके पैटर्न्स आते हैं और उनको कैसे हैंडल करना होता है, कैसे उनके साथ ट्रिक्स खेलनी होती है और कैसे वर्किंग आपके काम आती है मेंस के पैटर्न में. तो बिल्कुल एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा. सेंटेंस सीक्वेंस फिलर्स नाम दिया इस पैटर्न को मैंने. तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने का वही मेथड रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका. सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, आप लोगों ने डायरेक्शंस को रीड आउट करना है. उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको खुद से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उस विद इन 1 मिनट आपने उसका आंसर देना है और उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा. फिर आपको चेक करना है कि किस तरीके से रियल में इसको सॉल्व किया जाता है. समझ में आया आप लोगों के? फर्स्ट टाइम मैं इसलिए देता हूं आपको डायरेक्ट ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा कि किस तरीके से इस पैटर्न को हैंडल करना है. वहां पे आपको खुद से ही करना है. और नया पैटर्न आएगा तो वही चीज सिखा रहा हूँ कि एकदम से आपके सामने कोई नया पैटर्न आ जाए तो आप उसमें आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी आप इजीली उसको क्या कर पाओ, हैंडल कर पाओ. ठीक है. तो यहाँ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, मेंस के जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर जो इंग्लिश के पैटर्न्स वगैरह आते हैं तो उनमें जो वोकेब होती है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो वोकेब नहीं आती है क्योंकि कंप्लीट वोकेब आना इतना ईजी नहीं होता. ठीक है. तो वो वोकेब नहीं आती है तो उसके चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते. लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर आपको वोकेब नहीं भी आती तो भी आप वर्किंग से उस क्वेश्चन पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें मार्क्स बना सकते हो. क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि वोकेब का जो अपने बात करें, वास्ट वोकेब है, बहुत ज्यादा, मतलब एरिया जो वोकेब का वो बहुत ज्यादा बड़ा है. हर कोई हर एक वोकेब को नहीं सीख सकता, मतलब हर किसी को ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कंप्लीटली वोकेब आती हो, क्योंकि रूट वर्ड वगैरह अलग अलग होते हैं. ग्रीक के हो गए, फ्रेंच वगैरह, इस तरीके से मतलब अलग अलग रूट वर्ड्स वगैरह होते हैं. बहुत सारे रूट वर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग वोकेब चेंज होती रहती है. कंट्री वाइज भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस आते रहते हैं. तो उस एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए वो वोकेब रखता है वहां पे टफ है, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे आपको हिंट जरूर देता है. तो आज मैं वही बताऊंगा कि जब आपके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर वोकेब आती है बहुत लेवल की मेंस के एग्जाम के अंदर, सर तब हमसे कुछ भी नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे उसको करना है, क्योंकि सर वोकेब ही नहीं आती तो क्या करें, इसलिए हम उसको क्वेश्चन पे जाते ही नहीं है वोकेब देखते ही. तो ऐसा नहीं करना, आपको वर्किंग आती है, सबसे बेस्ट चीज है आप लोगों की. तो आज अपने देखेंगे किस तरीके से वर्किंग आपकी हर वे में आपकी हेल्प करती है. तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को. डायरेक्शन आप लोगों ने एक बार खुद से रीड आउट करना है. तो स्टार्ट करो रीड आउट करना. आई थिंक आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. और जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट. स्टॉप. अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, किस तरीके से करना है. आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट बहुत सारों के तो समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना था, और हो सकता है बहुत सारों के आंसर भी यहाँ पे सही हो. तो चलो वो तो चेक करेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद पता लगेगा अपने को. तो यहाँ पे अपने देखें तो आपको क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस, 2 एंड 3 सेंटेंसेस दिए गए और हर एक सेंटेंस में 1 ब्लैंक है. ठीक है. और यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं.
तो आपको क्या करना है, इन जो आपके जो ब्लैंक है इन सेंटेंसेस के, उन ब्लैंक में आपको इन वर्ड्स को क्या करना है, फिट करना है। और सीक्वेंस आपको देखो ऑप्शन में अपने देखें तो सीक्वेंस आपको करेक्ट वाला सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो जैसे ये हो गया आपका एनॉर्मस, एनॉर्मस आपका आएगा जैसे मान लो फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ए ऑप्शन आपका आंसर हो तो क्या होगा, फर्स्ट में एनॉर्मस, सेकंड में स्टैक्स, थर्ड में स्टैक्ड, मतलब ये सीक्वेंस है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। अब यहाँ पे अपने बात करें तो हो सकता है कि आप लोगों को इनोमस की क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको स्पेलिंग नहीं आती होगी, स्टैक्स की नहीं आती होगी, स्टैक्ड की नहीं आती होगी। तो देखो पहले तो अपना ट्राई करेंगे अपने किससे, अपनी वर्किंग से। मैक्सिमम चांसेस है वर्किंग से हो ही जाएगा। अगर उसके बाद नहीं होता तो फिर अपने कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वो के बानी चाहिए थी, आप एक स्टेप पीछे हो। लेकिन अपने को वर्किंग आती है, रियल में काम करती है। एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर तैयार करता है, क्योंकि मैंने तो बहुत फेस किए हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम देने जाता हूँ, प्री मेंस सारे के सारे देने जाता हूँ मैं, तो मुझे पता है ना वहां पे कैसे पूछता है वो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है फुल, तो उसी तरीके से पूछता है वो, कुछ ना कुछ आपको जरूर हिंट देता है एग्जाम में। और एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर देगा वो, कोई भी सब्जेक्ट हो जो किसी से होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसको भी वो जानबूझ कर रखता है ताकि वो स्टूडेंट क्या हो वहां पे स्टक हो जाए। तो सारी चेकिंग होती है आपकी कि आप अगर क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो वो ये देखता है कि कितना मतलब इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है इसकी, मतलब ये स्किप कर पाता है नहीं कर पाता, सिचुएशन को देखकर वो सारी चेकिंग होती है। और हिंट भी आपको दिए जाते हैं अगर आपको हिंट लेने आते हो तो, ठीक है। तो वो आपकी स्मार्टनेस को चेक करता है। तो शुरू करते हैं पढ़ना, हिंट लेना। वर्किंग के साथ में द मतलब कोई चीज नाउन आएगा ना, द आर, आर, द आर, आर का मतलब आगे क्या है, डू, बी है, मतलब सब्जेक्ट मांगेगा। आर सेंटेंस सब्जेक्ट मांगेगा, और कैसा सब्जेक्ट मांगेगा, द दिया इसका मतलब नाउन है, कैसा सब्जेक्ट मांगेगा, आर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन ही होता है ना, जेरेंट भी एक नाउन ही होता है अगर वो सब्जेक्ट बने। लेकिन आर का जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। तो जल्दी से चलो इन तीनों में से प्लूरल कौन सा है, इनोमस, इनोमस प्लूरल नहीं है, एस से मत देख लेना। इनोमस आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इनोमस। तो यहाँ पे इनोमस अपना प्लूरल नहीं है। यहाँ पे प्लूरल की बात करूं तो स्टैक्स यहाँ पे क्या है, आपका प्लूरल है। तो मतलब क्या निकला, फर्स्ट पे स्टैक्स आएगा, तो जिसमें स्टैक्स है वो रखो और सारे के सारे उड़ा दो। ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया। इनोमस से इस तरीके से होता तो आपका प्लूरल होता। ऑप्शन सी भी गया। अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, बड़ा ही शानदार ट्रिक, मजे आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना वो केप की। आगे चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया, अब नेक्स्ट इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा एक बार मीनिंग देने के लिए। आगे पढ़ें, सी हैज पुट एन। अब डायरेक्ट आया क्या, एन, एन का मतलब वोवल साउंड, उसके बाद में आएगी वोवल साउंड। तो वोवल साउंड स्टेक्स स्टेक्ड दोनों में नहीं, इनोमस में। अगर आपको बाई चांस एस से प्लूरल लगता भी है, जो कि है नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने एक और हिंट दे दिया, क्योंकि ओनली एक ही वोवल साउंड वाला है, इनोमस, क्योंकि जस्ट बाद क्या साउंड आनी चाहिए, वोवल। इनोमस पाइल, वैसे तो पाइल के लिए यूज हुआ है, ढेर के लिए यूज हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो ए एन होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, आपका वोवल साउंड के अकॉर्डिंग आता है। जस्ट बाद उसके बाद साउंड क्या है, अगर वो चीज नहीं आती तो पाइल के अकॉर्डिंग तो आपको ये दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट बाद उसके साउंड क्या है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे बस एक ही है जिसमें वोवल साउंड है, इनोमस, इसका मतलब सेकंड पे आपका इनोमस फिट हो गया। डी ऑप्शन भी गया, ऑप्शन ई क्लिक हो गया। मेंस का क्वेश्चन था भाई, 10 सेकंड नहीं लगे होंगे, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। मेंस का क्वेश्चन और टाइम लगा 10 सेकंड से भी कम, सोचने वाली बात है ना। मेंस के क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन 2-3 मिनट लग जाते हैं लोगों को, और आपको सिर्फ ओनली 10 सेकंड्स नहीं लगे, लगे भी नहीं 10 सेकंड्स, देखते ही आपका हो गया। अब ये होता है आपका क्या, वर्किंग। अगर आपकी क्लियर है तो आपको दिक्कत कभी नहीं होने वाली। कितना शानदार तरीके से किया। और थर्ड वाले में फिर स्टैक्ड आएगा ही आएगा। अब अपने मीनिंग पढ़ लेते हैं, जल्दी से बता देता हूं। इनोमस का मीनिंग होता है विशाल, बड़ा। स्टैक्स जो आपका होता है, स्टैक का मतलब शेयर भी होता है, और स्टैक का मतलब बाजी लगाना भी होता है, दाव लगाना भी होता है, और स्टैक का मतलब खूंटी भी होता है। खूंटी जानते हो ना, वो कील टाइप जो होती है लगाई जाती है, खूंटी, खूंटा। तो ये जो खूंटा होता है ना, खूंटा आपने देखा होगा खूंटा, तो खूंटा जो होता है वो क्या है, हिंदी वर्ड है, ध्यान रखना आप लोग, बागड़ी नहीं है ये, हिंदी वर्ड आपका क्या, खूंटा, खूंटा, खूंटी। तो
जो खूंटा ठोकते हैं जमीन में, उसकी बात ये कर रहा है। तो शुरू करते हैं। आर पुश्ड और हैमर्ड इनटू, वो पुश किए गए, धकेले गए या हैमर्ड किए गए, हथौड़े से किए गए। क्या स्टेक्स, खूंटे, जो खूंटियां थी वो क्या की गई, हैमर की गई। आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, खूंटी क्या की जा रही है, वहां पे जमीन में गाड़ी जा रही है। इनटू द ग्राउंड, किसमें, ग्राउंड में। एंड कैन बी यूज्ड, और यूज की जा सकती है फॉर सपोर्टिंग ए प्लांट, क्या करें, एक पौधे या प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, या किसके लिए, फॉर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए फेंस, और फेंस जो बाड़ा होता है, घेराबंदी होती है, उसका पार्ट बनाने के लिए। तो घेराबंदी दिखाई दे रही होगी, वो खूंटे वहां पे क्या कीजिए, गाड़े जा रहे हैं। समझ में आया चीज? तो ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट को सी इज पुट नहीं है, सी हैज पुट है। सी वो खुद पुट थोड़ी है, खुद थोड़ी रखी गई है, वो खुद रखने का काम करिए। तो ये इस तरीके से आता है ना। सबसे पहले इसको देखा जाता है एपिस्ट्रोफी की फॉर्म में, पोजेशन की फॉर्म में, सी का। तो सी का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हर होता है उसके लिए, तो डायरेक्ट अपने को पता ही है। उसके बाद देखा जाता है इसको इज की फॉर्म में, फिर देखा जाता है हैज की फॉर्म में। इस तरीके से ये ध्यान रखना सीक्वेंस। तो सी हैज पुट, उसने रख चुकी है, एन एनोमस पाइल ऑफ पेपर्स, बहुत बड़ा ढेर किसका, पेपर्स का, कागजों का, ऑन माई डेस्क, मेरे डेस्क पे। एंड आई हैवंट ए क्लू, लेकिन और मेरे पास एक क्लू नहीं। सी हैज यहाँ पे हैज है, वो एज एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है क्योंकि मेन एक्शन यहाँ पे पुट है, और यहाँ पे हैवंट ए क्लू, उसके बाद कोई एक्शन नहीं है, डायरेक्ट नाउन है, इसका मतलब हैव आपका एज ए मैन एक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैन एक्शन है। ये चीजें मैन एक्शन है, ये है, वो है, ये चीजें मैं आपको एडिटोरियल में करवाता हूँ। अब आप डायरेक्ट ओनली अगर पैटर्न की क्लासेस ले रहे हो तो वहां से आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वर्किंग भी यूज नहीं कर पाओगे। जब तक आपको वर्किंग आती नहीं होगी तो आप कैसे यूज कर दोगे? और वर्किंग आपकी आएगी किससे, जो आपका क्या है, एडिटोरियल है, वहीं से अपने वर्किंग क्लियर होती है। ए क्लू व्हाट टू डू विद देम, उनके साथ क्या करना है, ये उसके पास कोई क्लू भी नहीं था, उसे पता ही नहीं लगा कि क्या करना है, मुझे नहीं पता लगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। एट द रोलेट टेबल, रोलेट टेबल जो कैसीनो वगैरह होता है, खेला जाता है ना, सट्टा बोल सकते हैं एक टाइप से, जो पोकर वगैरह। ही उस रोलर टेबल पे ही $10,000 ऑन नंबर 21, नंबर 21 पे उसने $10,000 क्या किए थे, डिड स्टेक किए थे, मतलब दांव पे लगाए थे। क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल इजी। अब सेम का सेम इसी तरीके से ट्रिक यूज करते हुए नेक्स्ट वाला करना है आप लोगों ने। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट आपका, टाइम स्टार्ट। आंसर देख लेते हैं, चलो यहाँ पे एक बार आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ई अपना क्या है, यहाँ पे आंसर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्ट। स्टॉप। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले अपने वर्ड्स को देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स है, एक बार उनको चेक करते हैं। देखो एग्जाम में कैसे स्टूडेंट जाता है, एग्जाम में गया, ये क्या पूछ लिया, ठीक है, चलो डायरेक्शन थोड़ी समझ में आई थी, लेकिन ये क्या है, मतलब 3 ब्लैंक है, ठीक है, सीक्वेंस, चलो थोड़ा समझ में आया, चलो ठीक है, करते हैं स्पीड में। ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक मेरा फेवरेट है। ग्राफ्ट, ब्लैंक मेरा फेवरेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है भाई, क्या मतलब है, एक यही तो आता था क्वेश्चन पेपर के अंदर पूरा का पूरा मुझे, और यहाँ पे इन्होंने सी खतरनाक वाली वो केब, एक ही तो तैयार किया हुआ था मेरा पैटर्न, ये तो शानदार वाला पैटर्न था, ब्लैंक तो मैं फिलअप कर देता था मस्त, और ये इन्होंने क्या दे दिया, वो केब, ये तो मुझे पता ही नहीं ग्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, मेरा नहीं है फेवरेट, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पेपर फेल। ऐसा नहीं है, नहीं आती वो केब, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ्ट्स, ये तो दोनों सेम ही है। कोजेंट, ये थोड़ी सी लगती है देखी हुई सी, लेकिन याद नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जिसको आती है वो केब, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त शानदार बात है। वो केब आपको जितनी हो सके उतनी आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो केब लर्न करो। सिर्फ वो केब ही है जो गड़बड़ कर सकती है आप लोगों के साथ, और आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वर्किंग से आपको सब कुछ आता है, रीडिंग वर्किंग सब आती है आप लोगों को, मैंने सब कुछ सिखा दिया आप लोगों को। वो केब
मैं बताता दूं आपको कैसे करना है, मेथड मैंने आप लोगों को बता रखा है, लेकिन याद तो आप लोगों को खुद को ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है। नई नई वोकेब जो आपके सामने है, मेथड मैंने बता दिया, उसके बाद में आपको कभी भी वोकेब में दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे बात हुई, चलो मानते हैं ऐसे, मैं बिल्कुल जीरो लेवल वाले को लेकर चलता हूं, ऐसे मानते हैं किसी को नहीं आती, आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बाई चांस नहीं आती, अगर आपको भी नहीं आती, किसी को नहीं आती, तो क्या देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं अपने पढ़ना। द होल पॉलिटिशियंस, होल का मतलब सारे के सारे जो पॉलिटिशियन नेता है, वर रिडल्ड, वो क्या थे, रिडल्ड थे, मतलब रहस्यमयी, रिडल का मतलब पजल वगैरह होती है, रहस्य, रहस्यमयी, विद किसके साथ, विद ब्लैंक, ब्राइबरी रिश्वतखोरी, और करप्शन, और करप्शन भ्रष्टाचार के साथ, मतलब कुछ नेगेटिव चीज ही होगी उसके साथ, वो क्या थे, रिडल थे, रहस्यपूर्ण थे, मतलब रहस्यमयी थे, मतलब उनके साथ उन सबके अंदर ये क्वालिटी थी। तो यहाँ पे भाई वो क्या, मुझे तो कोई सी भी नहीं आती, यहां से कोई मुझे हिंट भी नहीं मिला। ग्राफ्ट भी हो सकता है, क्या पता कि ग्राफ्ट के साथ थे, ग्राफ्ट्स भी हो सकता है, बहुत सारे ग्राफ्ट्स, कोजेंट, कोजेंट वैसे एडजेक्टिव होता है, लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते हैं। चलो, इससे नहीं मिला हिंट। ही मैक्स ए, वो एक बनाता है आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट बनाया उसने, फॉर इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करने के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, स्टार्टिंग की जो चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट बनाया। ग्राफ्ट आर्ग्यूमेंट, ग्राफ्ट ऐसे अजीब सा लगा ना, ग्राफ्ट आर्ग्यूमेंट, ग्राफ्टेड होता है ठीक था, लेकिन ग्राफ्ट्स नहीं होगा, ये पता लग गया। एक आर्ग्यूमेंट, कैसा आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट के लिए यूज है। अब आप बोलोगे सर ए यूज है इसलिए ग्राफ्स नहीं है, नहीं नहीं, ग्राफ्स इसीलिए नहीं है क्योंकि जब ग्राफ्ट एंड ग्राफ्स दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, अगर नाउन है तो, ठीक है, और अगर एक्शन है तो ये प्लूरल का एक्शन है, मतलब प्लूरल नहीं बोलोगे, ये डू ग्राफ्ट है और ये डज ग्राफ्ट है। एक्शन की फॉर्म में यहाँ पे सेटिस्फाई होगा नहीं, और नाउन की फॉर्म में अगर सेटिस्फाई होता है तो नाउन आगे बर्डन पास करके, मेन तो आर्ग्यूमेंट की बात हुई है ना, देखो आर्ग्यूमेंट की बात हुई फिर भी ए यूज हुआ है क्योंकि बाद की साउंड के लिए, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए यूज हुआ, इसका मतलब क्या निकला, नाउन है तो भी ये क्या है, बर्डन पास करेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव आपका प्लूरल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि एक आर्ग्यूमेंट कैसा है, तो यहाँ पे ग्राफ्ट्स नहीं आएगा, सेकंड पे ग्राफ्ट्स नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी गया और ऑप्शन ई गया, दो ऑप्शन आपके यहाँ पे एलिमिनेट हुए। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, द मैनेजमेंट ट्राइड अनसक्सेसफुली टू, कुछ करने के लिए, न्यू वर्किंग मेथड्स, नए वर्किंग मेथड्स को कुछ करने के लिए, तो टू के बाद में नए वर्किंग मेथड को कुछ करना है ना, अगर यहां पे मैं टू के बाद में नाउन ले लूं, एज ए प्रीपोजिशन ट्रीट करूं टू को, तो टू उस नाउन को खा जाएगा, लेकिन जो आपका न्यू वर्किंग मेथड्स है वो अकेले बच जाएंगे, क्योंकि वो कहीं से ना तो उसके ऊपर कहीं से तीर लग रहा है, और आगे जाकर देखें तो ना वो कहीं पे कोई सब्जेक्ट बन पा रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे नाउन लोगे तो वो वर्डन भी तो पास कर सकती है, टू का वर्डन पास कर सकती थी, लेकिन कब, जब न्यू को आप सबसे पहले रखते, क्योंकि न्यू भी द की तरफ वर्क करके बिल्कुल स्प्लिट कर देता है, अलग नया क्या फिर चीज आती है तो अलग से नई चीज बना देता है, तो नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे नाउन लूं तो टू उस नाउन को सेटिस्फाई कर देगा, और आपका क्या हो जाएगा, जो न्यू वर्किंग मेथड्स है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब इसको एक ही तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा सकता है, क्या, कि इस पे एक्शन का तीर लगे, तो टू एज ए यहाँ पे वर्क करे, कैसे, एज ए मॉडल वर्क करे। एक बार रफ करके देखते हैं, यहाँ पे टू एज ए मॉडल वर्क करना चाहिए, और टू मॉडल वर्क करेगा तो यहाँ पे एक्शन आएगा, एक्शन आएगा तो डायरेक्ट V1 आएगा। तो ग्राफ्स को अगर मैं एक्शन की फॉर्म में बात करूं, डज ग्राफ्ट है और ये आपका डू ग्राफ्ट है। दो चीज हो सकती है, नाउन होगा तो ये क्या है, सिंगुलर है ग्राफ्ट, और ये क्या है, प्लूरल है, और एक्शन होगा तो क्या होगा, ये डज ग्राफ्ट है और ये डू ग्राफ्ट है। पता कहां से लग रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने से पता लग रहा है, क्योंकि जब ग्राफ्ट्स है और ग्राफ्ट्स है तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ्ट और ग्राफ्ट्स दोनों हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्शन भी है, डज ग्राफ्ट और डू ग्राफ्ट भी हो सकता है, और नाउन भी हो सकता है, दोनों चीजें। और कोगेंट जो आपका है वो कोई एक्शन नहीं होता, कोजेंट आपका कोई एक्शन नहीं होता। इसका मतलब टू के बाद में, इसके बाद में ग्राफ्ट आएगा, तो थर्ड पे ग्राफ्ट आएगा। कितने उड़ाए थे अपनों ने, सेकंड पे क्या नहीं आ रहा था, ग्राफ्स नहीं आ रहा था ना, सेकंड नहीं आ रहा था, एक तो बी ऑप्शन उड़ा दिया था और एक अपनों ने सी ऑप्शन उड़ा दिया था। थर्ड पे आपका ग्राफ्ट आएगा तो सी ऑप्शन भी गया और आपका ए ऑप्शन भी गया। थर्ड पे ग्राफ्ट आएगा, थर्ड पे ग्राफ्ट आएगा, ऑप्शन क्लिक। बड़ा ही शानदार खतरनाक वाला क्वेश्चन था ये सीरियसली उससे खतरनाक था, ठीक है, इसमें हालत खराब हो गई थी थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी वर्किंग क्लियर है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? अब अपने बात कर लेते हैं मीनिंग की, तो मीनिंग एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर भी आपका क्या है, डी है।
मीनिंग की बात करें, ग्राफ्ट का मतलब होता है अपने बात करें अनुचित लाभ उठाना किसी चीज़ का, गलत वे में यूज़ करना किसी चीज़ को, या मेकिंग मनी बाय द ओड सिचुएशन बोल सकते हो यार, ओड इंटेंशन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे वगैरह तैयार करना। और ग्राफ्ट का मतलब मेहनत करना भी होता है, ठीक है। कोजेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब प्रभावशाली, एडजेक्टिव होता है प्रभावशाली, प्रभावकारी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाले को, डायरेक्ट से पढ़ लेते हैं स्पीड में। सारे के सारे पॉलिटिशियन क्या थे, रहस्यपूर्ण थे, किसके साथ, ग्राफ्स का मतलब अनुचित लाभ उठाने टाइप के, ब्राइबरी मतलब इसको रिश्वत भी बोल सकते हो आप, और ब्राइबरी भी आपकी क्या होती है, रिश्वत यानी घूसखोरी, और ये करप्शन भ्रष्टाचार, इसके साथ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घूसखोरी के साथ ये क्या थे, रिडल्ड थे, रहस्यपूर्ण थे, उनका पता नहीं चला था। नेक्स्ट ही मैक्स ए, वो एक बनाता है आर्ग्यूमेंट, ऐसी बहस या तर्क तैयार करता है। मैक्स ए कैसा, कोजेंट, कोजेंट का मतलब क्या होगा, एक प्रभावकारी आर्ग्यूमेंट बनाता है, किसके लिए, फॉर इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो शुरुआती चाइल्डहुड बचपन की जो एजुकेशन है उसकी इंप्रूविंग के लिए। तो इंप्रूविंग यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, देखो यहाँ पे जेरेंड है, इंप्रूविंग यहाँ पे जेरेंड है, क्योंकि जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन ओनली आपको करूंगा एडिटोरियल के अंदर, जो अपनी अल्टरनेट पे क्लासेस चलती है, एक क्लास ये, एक क्लास वो, एक क्लास ये, एक क्लास वो। एक क्लास में अपने क्या करते हैं, वर्किंग सीखते हैं, और एक क्लास में उस वर्किंग को यूज करना सीखते हैं। उसके बाद बात करें, द मैनेजमेंट ट्राइड अनसक्सेसफुली टू ग्राफ्ट न्यू वर्किंग मेथड्स, नए वर्किंग मेथड्स को लागू करने में, ग्राफ्ट करने में, अनुचित तरीके से लागू करने में क्या हो गए वो, क्या हो गए, नई वर्किंग मेथड को लगाने में अनसक्सेसफुल हुए, ट्राइड अनसक्सेसफुल फॉर्म में किया, कठोर परिश्रम भी होता है वो, ऑन टू एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो एग्जिस्टिंग तरीका है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है, स्टार्ट करो, स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं पढ़ना। पहले अपने देख लेते हैं वोकैब रिट्रीटेड, ये आई थिंक आती होगी, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे आती है कि नहीं आती। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो वर्किंग यूज करेंगे। कई बार हो सकता है कि आपकी वोकैब इतनी मतलब इस तरीके से दिया गया वहां पे आप पता ना लग पाए, जब आपको पता ही नहीं है कि ये एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, इनकी भी तो वर्किंग पता होनी चाहिए ना, ये क्या है, ये क्या है इनकी वर्किंग। अब देखो ये पिछली बार जैसा ही आ गया, ब्रीड्स को अगर मैं देखो, ब्रीड्स आपका एक्शन भी होता है, नाउन भी होता है, वैसे भी यहां से पता लग रहा है। तो अगर ये नाउन की तरह होगा तो ये प्लूरल होगा और ये सिंगुलर होगा, और अगर मैं इसको एक्शन की फॉर्म में बात करूं तो ये डज ब्रीड है, मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है, और ये डू ब्रीड है प्लूरल के लिए, उल्टा हो जाता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर एस लगने से तो प्लूरल होता है और एक्शन में सिंगुलर हो जाता है, तो सिंगुलर नहीं होता, एस लगने से प्लूरल ही होता है, लेकिन जो एक्शन में एस लगता है वो एस नहीं होता, वो डज होता है, उसको आपको तोड़कर पढ़ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और डज सिंगुलर के लिए आता है। तो शुरू करते हैं, ए न्यू, एक नई, ऑफ फिल्म मेकर, फिल्म मेकर की एक नई, फिल्म मेकर की एक नहीं मतलब फिल्म मेकर की एक कोई चीज। तो यहां पे ब्लैंक में अपने को पता लग गया नाउन आएगा, क्योंकि एक नाउन आएगा, क्योंकि आगे ऑफ की दीवार है। तो फिल्म मेकर की कोई चीज, एक फिल्म मेकर की कोई चीज मतलब एक फिल्म मेकर का भाई, रियल में सब्जेक्ट की बात करें तो भाई आएगा। और आगे बात करें, हैज आया, हैज टेकन ओवर, टेक ओवर कर चुका है, कब्जा कर चुका है, हैज का सब्जेक्ट फिल्म मेकर को ऑफ खा गया, तो यहां पे जो चीज आएगी वही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नाउन ही बनेगा, ये पता लग गया। रिट्रीटेड नाउन नहीं है, रिट्रीटेड या तो V2 होगा या V3 होगा, V2 होगा तो एक्शन होगा, तो वो नाउन नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। डिड V1, डिड रिट्रीट, और रिट्रीटेड V3 फॉर्म में एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव बनेगा तो एडजेक्टिव क्या करता है, डिपेंड होने के लिए नाउन की डिमांड करता है, तो उसके जस्ट बाद नाउन होनी चाहिए, लेकिन उसके जस्ट बाद नाउन नहीं है, उसके जस्ट बाद दीवार है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पे रिट्रीटेड तो नहीं आएगा, वर्किंग से क्लियर हो गया। तो फर्स्ट में जिसमें रिट्रीटेड उसको उड़ा दो,
तो ई ऑप्शन को उड़ा देते हैं। एक नया, एक बात करूं, देखो अब दो बचे अपने पास, क्या ब्रीड और ब्रीड्स बचे। एक की बात हो रही है, तो एक की बात होगी तो चीज क्या होगी, एक सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। ब्रीड्स एस लग गया, प्लूरल है तो क्या होगा, ब्रीड होगा। इसका मतलब फर्स्ट पे ब्रीड आएगा, तो फर्स्ट पे ब्रीड आएगा तो बी ऑप्शन भी गया और अपना डी ऑप्शन भी गया। उसके बाद में चलो इससे फर्स्ट सेंटेंस से ही अपने मैक्सिमम खत्म, बचे हैं अब दो, ओनली दो ऑप्शन बचे हैं। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं, पहले से ही अपनों ने 3 उड़ा दिए, बहुत शानदार, क्या मतलब प्रोग्रेस आप लोगों की, एक ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। ऑन सीइंग अस, हमें देखने पर, द डियर, डियर का मतलब डियर ये प्रिय, जो डियर होता है ना प्रिय वाला, वो प्रिय डियर नहीं है। स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में आता है ये। तो DEER होता है वो डियर, हिरण होता है, DEAR होता है वो आपका प्रिय होता है, ठीक है। जैसे आप मेरे सारे के सारे क्या हो, डियर हो, प्रिय हो, ठीक है। तो द डियर, अब ये ध्यान रखना कि आप अभी तो मेरे लिए DEAR हो, डियर हो, समझ आ रही चीज। लेकिन अगर आप सही से क्लासेस नहीं लगाओगे, रेगुलर नहीं रहोगे, तो मेरे लिए तो चलो डियर बने रहोगे आप, DEAR वाला, लेकिन है ना समाज की फॉर्म में, समझ रहे हो ना, रिश्तेदार वाला, आपने देखा होगा वीडियो, रिश्तेदार वाली बताई थी ना, उसको कंप्लीट देखना, आपको सीरियसली मोटिवेशन मिलेगा वहां से, 100% गारंटी है। उस वीडियो कंप्लीट देखना, तो वहां से वो रियलिटी भी बताई है मैंने, और बताया आपको कैसे हैंडल करना सीख जाओगे आप रिश्तेदारों को। तो उनके लिए या समाज के या खुद के लिए आप ये वाला डियर बन जाओगे। इसलिए ना पढ़ाई कर लो, ये डियर बन गए तो हालत खराब हो जाएगी। द डियर स्टूड स्टॉक स्टिल, स्टूड स्टॉक स्टिल का मतलब खड़ा रहा, मतलब बिल्कुल मूवमेंट ना करना। तो हमें देखने पर क्या हुआ, फॉर ए मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए वो क्या हुआ, डियर खड़ा रहा। दिखता है ना ऐसे, याद मतलब पिक्चर बनाकर देखो कि जैसे आप दिखे उसको, एकदम से ऐसे देखते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे देखता है, तो स्टक होकर एक टाइप से देख रहा था फॉर ए मोमेंट। देन टर्न, फिर क्या हुआ, मुड़ा, एंड और इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर क्या किया, ब्रीड्स किया। बचा हुआ क्या था, फर्स्ट पे तो ब्रीड आएगा ना, सेकंड पे ब्रीड्स किया, डज ब्रीड, ठीक है, हो सकता है, लेकिन बात चल रही है कब की, पास्ट की। अब ब्रीड्स का मतलब, डज ब्रीड का मतलब तो क्या है, करता है। फॉरेस्ट में ऐसा पता नहीं क्या है, ये जो भी है एक्शन वो करता है, फॉरेस्ट में कुछ एक्शन करता है। मैं बताने को देखो डायरेक्ट आपको मीनिंग की फॉर्म में बता सकता हूं, अगर मीनिंग की फॉर्म में आपको बताने लग गया तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्ट बताया कि इसका मीनिंग ये होता है, तो ये देखो मीनिंग से सूट नहीं कर रहा, जैसे आपको बताते हैं मैक्सिमम फैकल्टीज बताती है कि ये मीनिंग है इसका, इसका मतलब ये होता है, ये देखो सूट नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पे वो सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें स्टूडेंट क्या होता है, वोकेब के कारण स्टक हो जाए, वोकेब के कारण स्टूडेंट स्टक हो जाता है, तब उसको कैसे करना होता है। तो ये भी तो जरूरी है ना, क्या पता आप कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा हो जिसमें वोकेब ऐसी हो, आप स्टक हो जाओ, आपको ना याद आए, ठीक है, रिकॉल ना कर पाओ आप, तब कैसे करना है वो चीज बता रहा हूं। और शानदार वाली चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, स्पीड भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आ रही है ना, ऑप्शन अपने आप खत्म हो रहे हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चन पेपर में भी अपने को 10 सेकंड लग रहे हैं, तो तगड़ी बात है ना, शानदार वाली बात है। तो ये बात इसने बोली है। तो डज ब्रीड यूज होगा, ठीक है, डियर इसका सब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टूड का डियर है, टर्न का डिड टर्न का ये है, और यहाँ एंड के बाद जो भी होगा उसका भी यही होगा सब्जेक्ट। तो डज ब्रीड सही है, लेकिन बात कब की चल रही है, पिक्चर बनाकर देखो, पास्ट में खड़ा था, फिर वो मुड़ा था और फॉरेस्ट में भागता है, अब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब रीट्रीटेड V2 की फॉर्म में लेकर देखना, रीट्रीटेड जो आपका होगा वो क्या है, वो यहाँ पे इसका आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है ना, उसके अकॉर्डिंग रीट्रीटेड आएगा। तो रीट्रीटेड कौन से में है, तो ए ऑप्शन अपना गया, रीट्रीटेड सेकंड में आएगा, तो सी ऑप्शन अपना हो गया। एक सेंटेंस अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आंसर देखें तो आंसर आपका सी है, समझ में आया। अब यहाँ पे मीनिंग देख लो, वैसे तो सेकंड वाले को देखो तो इससे डायरेक्ट ही पता लग गया, फॉरेस्ट में क्या करेगा, भागेगा ही ना, तो रिट्रीट का मतलब वापस भागना, पीछे हटना, उस तरीके से, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया। अब ब्रीड का मतलब होता है पैदा करना, नस्ल, तो डज ब्रीड पैदा करना, डू ब्रीड पैदा करना एक्शन की फॉर्म में, ठीक है, और नाउन की फॉर्म में नस्ल होता है, किस्म होती है। तो यहाँ पे बात करें, एक जो नस्ल है किसकी, फिल्म मेकर की, नस्ल का मतलब क्या हो गया, उनकी मतलब एक टाइप, वो हॉलीवुड को टेक ओवर कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं उसके ऊपर। दूसरा डियर वाला हो गया, वो भाग गया था, मुड़ा फिर भाग गया। उसके बाद थर्ड को पढ़ लेते हैं, एज वी सीन इन द केस ऑफ बॉलीवुड, जैसे कि हमने सीन किया है,
अब यहाँ पे आपका देखो एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट बताऊंगा। फेवरेटिज्म, जो फेवरेटिज्म है रेसेंटमेंट, वो क्या है, रेसेंटमेंट को कुछ करता है। तो फेवरेटिज्म रेसेंटमेंट, रेसेंटमेंट का मतलब क्या होता है, नाराजगी। फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है आपका, पक्षपात। ब्रीड्स, वो क्या करता है, ब्रीड करता है, डज ब्रीड। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, फेवरेटिज्म। पक्षपात क्या करता है, पैदा करता है किसको, क्रोध को, नाराजगी को पैदा करता है। अब यहां पे आपका क्या आना चाहिए था, वी के बाद में हैव आना चाहिए था, एज वी हैव सीन इन केस ऑफ बॉलीवुड, वी हैव आना चाहिए था। रियल में अगर अपने बात करें तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। लेकिन यहां पे आप कुछ कर सकते हो क्या, ये भी एक ट्रिक है यहाँ पे एग्जामिनर की, ये भी एग्जामिनर की एक ट्रिक है। यहां पे आप कुछ कर सकते हो क्या, यहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप बोलोगे सर ये गलत है, तो एग्जामिनर बोलेगा अच्छा गलत है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक कर दे, इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन टिक ही नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखो मैक्सिमम नहीं देता, लेकिन कई बार वो आपकी चेकिंग के लिए देता है, आपने देखा भी होगा, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये कई बार चेकिंग के लिए इसे बना भी देता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चेकिंग आपकी उस चीज की होती है कि आपको जो टास्क दी गई है आप उसी टास्क पे कंसंट्रेशन आपकी चेक होती है कि आप जो टास्क आपको दी गई है उसी पे आप वो करते हो, या अदर जो आपके काम की नहीं है उस पे आप टाइम वेस्ट करते हो। तो इस तरीके से मतलब जो एग्जाम होता है आज के टाइम में वो ओनली ऐसे नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग, ये चेकिंग नहीं होती। ये चेकिंग होती है कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो, सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाते हैं, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़वाना आप लोगों से, ठीक है, उन्होंने काम करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे बैंक की बात करें तो कस्टमर से कैसे डील करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, तो ये तरीके से ये होता है आपका। तो यहाँ पे ध्यान नहीं दे सकते आप। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म सिंगुलर, ठीक है, डज ब्रीड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, ये भी बता दिया आपको कि आपको जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आप फोकस करना है, जिस पॉइंट पे आपको करेक्शन कर सकते हो, आपको उसी को ध्यान में रखना है, अदर को तो आपको क्या करना है, एक है रेफरेंस लेना है, ठीक है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करें। लीस्ट, लीस्ट आया, लीस्ट आया, V2 V3 दो चीज हो सकती है। लीचेज, डज लीच होगा, ठीक है, लीचेज नाउन भी हो सकता है, देखेंगे। एक्टिवली, एक्टिव तरीके से, ये तो सबको ही आता है, एक्टिव तरीके से एडवर्ब है, ये तो सबको ही पता लग गया एडवर्ब है। तो ये देखो कैसे आएगा, या तो एक्शन के लिए आएगा या क्वालिटी ऑफ क्वालिटी की फॉर्म में आएगा, मतलब एडजेक्टिव वगैरह के लिए आएगा। तो देखते हैं, ये अपने अब यहां से क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं पढ़ना। द कैल्शियम सॉरी, एक बार रफ करें इसको। द कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयंस आर हैं, क्या है पता नहीं क्या, और वॉश्ड आउट, और या वॉश्ड आउट है, मतलब वॉश्ड आउट। तो या तो वो क्या है, कुछ है ब्लैंक वाला, या फिर वो वॉश आउट का मतलब धो दिए गए हैं, आउट ऑफ द टॉप सॉइल, किससे, टॉप सॉइल से, जो ऊपर की मिट्टी होती है उससे, इनटू लोअर इनएक्सेसिबल सबसॉइल। सबसॉइल का मतलब जो नीचे की मिट्टी होती है उसको बोलते हैं अपमर्दा, ऐसे कुछ नाम लेते हैं, उपमर्दा पता नहीं ऐसा नाम लेते हैं इसका, ठीक है। तो नीचे की जो मिट्टी है, इनएक्सेसिबल मतलब जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, ऐसी मिट्टी की तरफ उनको धोकर ले जाते हैं। मतलब टॉप सॉइल से मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जो आयंस है वो क्या हो जाते हैं, वो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयंस क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, धुल जाते हैं वहां से, ऊपर वाली मिट्टी से नीचे वाली मिट्टी में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लीचेज आएगा क्या, आर लीचेज तो हो नहीं सकता कि पोटेशियम और मैग्नीशियम आयंस आर लीचेज। देखो डज लीच होगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि डू भी ऑलरेडी है, दो मॉडल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी। दो मॉडल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, आपको एडिटोरियल की क्लासेस लेनी पड़ेगी, पुराने वाली क्लासेस आपको गो थ्रू करने पड़ेगी, तभी क्लियर होगा।
उसके बाद में अपने बात करें लीचेज, नाउन भी तो हो सकता है सर कि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आर लीचेज, वो लीचेज हैं, कोई चीज है, लीचेज हैं, लीचेज कोई नाउन हो कि वो लीचेज हैं, लीची लीची नहीं है, ठीक है, लीची भी होती है, तो वो लीचेज हैं, तो हाँ हो सकता है, लेकिन वो लीचेज हैं, लेकिन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वॉश्ड आउट, वो क्या लीचेज है या फिर वॉश्ड आउट है, तो वॉश्ड आउट एक्शन की फॉर्म में बात कर रहा है, तो इतना सूट नहीं कर रहा ना लीचेज। फिर भी अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ही इजंट यानी ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं है, लिप्त नहीं है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, आप एक बार क्या करो, समझने के लिए नोट को हटा दो, ही इज यानी डज बी, टेंसेस की क्लासेस देख लेना आप, वहां पे बता रहेगा डज बी, डू बी किस तरीके से, मतलब ये बी की फॉर्म होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, इज वगैरह रियल में कुछ नहीं होता। ही इज वो है इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब लिप्त है, जुड़ा हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। लीस्ड इन्वॉल्व, वो लीस्ड है या इन्वॉल्व है, दो बातें कैसे हो सकती है, लीस्ड अगर V3 की फॉर्म में, क्योंकि डज बी बात करूंगा तो बी आएगा, तो ये लीस्ड अपने आप V3 आएगा, V2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिड लीच होगा तो पहले डज बी है फिर डिड लीच है, तो डज और डिड की ओवरलैपिंग हो जाएगी, नहीं होगा, तो या तो वो लीस्ड है यानी लिचड है। अब हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ये मत सोचना ही इज लिचड, वो लिचड है, तो वो लिचड नहीं है, लीच्ड है, इसको लिचड नहीं पढ़ोगे, पढ़ने में ये लिचड लग रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ सर सही तो जा रहा है, ही इज लिचड, वो लिचड है, वो काम का बंदा नहीं है, लिचड है वो बिल्कुल, ठीक है, तो पैसे वगैरह देता नहीं है सर, स्वार्थी है बिल्कुल एक नंबर का, पैसे है उसको दो तो खा जाता है सर, वो लिचड है, कंजूस है, लिचड है वो, तो सही तो जा रहा है सर, बोलने में तो हमें सही लग रहा है, तो आपको बोलने में इसलिए सही लग रहा है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोल रहे हो इसको, तो इसको लिचड नहीं बोलते, ये होता है लीस्ड, ही इज लीस्ड इन्वॉल्व, या तो वो लीस्ड है या इन्वॉल्व है, दोनों बातें नहीं हो सकती ना एक साथ कि वो लीस्ड है इन्वॉल्व है, क्या बोलना क्या चाहते हो, कोई मीनिंग नहीं, दोनों V3 की फॉर्म में वर्क कर रहा है, V2 की फॉर्म में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता क्योंकि ओनली सब्जेक्ट ही है, वो इज के साथ गया हुआ है, तो ये आपका हो गया गलत, फर्स्ट पे लीस्ड नहीं आएगा, क्लियर हो आप लोगों के, फर्स्ट पे लीस्ड नहीं आएगा, फर्स्ट पे लीस्ड नहीं आएगा, दो ऑप्शन अब यहां से गए। अब दूसरा क्या हुआ, ही इज लीचेज इन्वॉल्व, वो लीचेज हैं, इन्वॉल्व हैं, वो लीचेज हैं जो कि इन्वॉल्व है डे बाय डे मैनेजमेंट में, अजीब सा लगा, ये भी अजीब लगा, फिर भी कोई डाउट है तो देख लेंगे। एक्टिवली इन्वॉल्व, सक्रिय रूप से इन्वॉल्व है, और नॉट का मतलब नहीं है, सक्रिय रूप से इन्वॉल्व है, वो कैसा है, इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व कैसा है, एक्टिव तरीके से, एडवर्ब, बिल्कुल परफेक्ट, सेकंड पे आपका क्या आएगा, एक्टिवली ही आएगा, ओनली एक ही बनता है अपना डी, तो आपका सी भी गया और आपका ई भी गया, क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया। फिर भी अगर डाउट हो लीचेज वाला तो लास्ट में एक बार और चेक कर लेते हैं, हैवी रेन जो भारी बारिश है, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से मिनरल्स को एक्टिवली यूज करोगे तो हैवी रेन कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसको सेंटेंस नहीं मिलेगा, ना पीछे से उसको प्रीपोजिशन के साथ में उसको मर्ज करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनाया गया है, ना पीछे से कोई तीर गए, हैवी रेन कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगा एक्टिवली यूज करोगे, और ना ही आपका मिनरल सेटिस्फाई होगा, सोइल तो आपका फ्रॉम से सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हर एलिमेंट को आपको सेटिस्फाई करना है। अगर मैं यहाँ पे लीचेज यूज करूं, डज लीच यूज करूं, तो डज लीच जैसे यूज करोगे तो हैवी रेन डज से सेटिस्फाई हो जाएगा, सेंटेंस मिल जाएगा, और लीच का जो तीर है वो मिनरल्स पे लगकर क्या करेगा, मिनरल्स को सेटिस्फाई करेगा, पूरा सेंटेंस सेटिस्फाई हो जाएगा, एक्टिवली से सेटिस्फाई होगा ही नहीं। ये समझ रहे हो ना किस तरीके से सेटिस्फाई होता है, अगर एडिटोरियल की क्लासेस में रेगुलर हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मतलब क्या निकला, वर्किंग से ऐसे होता है, तो डज लीच आएगा। लीच का मतलब, अब मीनिंग बता दूं, लीच का मतलब होता है निक्षालन या फिर बहाकर ले जाना किसी चीज को, और एक्टिवली सक्रिय रूप से होता ही है। तो लीच का मतलब पहले वाले में देखें, मीनिंग देखें जल्दी, कैल्शियम पोटेशियम और मैग्नीशियम आयंस आर, वो क्या है, या तो क्या है वो लीच डे बहाकर ले जाए गए, निक्षालन हो गया, निक्षालन निथारना, निथारना होता है, निथारते हैं किसी चीज को, लोकल नहीं है वर्ड निथारना, मतलब जैसे पानी को निथारना, जो मतलब एक कपड़े से निथारना, कपड़ा लगाकर उसको निथारना, पानी साफ पानी आ जाए, फिल्टर, फिल्टर निथारना मतलब फिल्टर एक टाइप से, तो फिल्टर करके ले जाते हैं, या तो वो फिल्टर्ड हो जाते हैं, बह जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं नीचे की मिट्टी में, या फिर वॉश आउट हो जाते हैं, बहकर धुलकर चले जाते हैं। तो ये आपका इस तरीके से है। दूसरे में बात करें एक बार रफ करके, दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो नहीं है, सक्रिय रूप से इन्वॉल्व नहीं है डे बाय डे मैनेजमेंट बिजनेस का, जो उसमें एनीमोर, मतलब अब आगे से वो एनीमोर का मतलब अब वो इन्वॉल्व नहीं है, उसने छोड़ दिया। हैवी रेन जो भारी बारिश, मूसलाधार बारिश है, वो मिनरल जो खनिज पदार्थ है उनको सोइल से क्या कर लेती है, लीच आउट कर लेती, लीच कर लेती है,
लीचेज मिनरल्स, मिनरल्स को लीच कर देती है मतलब निकालित कर लेती है, मतलब उसको निथार देती है, निकाल देती है, अलग कर देती है या जमीन में डाल देती है। क्लियर हुआ आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे देखें आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन अपना बी हुआ था। बी था ना, तो ऑप्शन बी अपना क्लिक करो। बी था या बी था आपका ऑप्शन? मैंने बाई चांस मुझे लगता है मैंने वहां पे डिलीट करते करते क्या कर दिया था, डी कर दिया होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, तो डी नहीं था, बोल तो मैं वही रहा था ना, बोलने से आप समझ गए ना। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कई बार एग्जाम में भी कुछ सोचते कुछ से कोई सा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में लिस्ट आ रहा है, ये अपनों ने देखा ही था। सेकंड वाले में क्या आ रहा था आपका, एक्टिवली था, और थर्ड वाले में लीचेस था, ये अपने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन है बी है। क्लियर हुआ? अगर मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ए और बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने लीचेस को वहां पे एलिमिनेट किया था, तो लीचेस को करना था, तो फर्स्ट पे लीचेस नहीं आ रहा था। बोल तो मैं सही गया था, मुझे याद आ रहा है, मैं बोला सही था, लेकिन गड़बड़ से मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया। बी नहीं, आपका डी मैंने टिक करवा दिया, तो बी आपका है आंसर। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? क्योंकि बोला है मैम, वो बिल्कुल सही बोला है। तो ठीक है, क्योंकि लीस्ट और लीचेस दोनों में कंफ्यूजन था, तो उसके अकॉर्डिंग सेम सी वोकैब थी, इसलिए कई बार हो जाता है। तो ये चीज आप भी ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ ना कर देना। तो क्लियर हो आप लोगों के? तो बड़ा ही शानदार वाला पैटर्न था, पता लग गया ना आप लोगों को, कि जिसमें कई बार आपको दिखता है कि वोकैब बहुत टफ है ये, तो ऐसे वोकैब वगैरह देखकर इस तरीके से मतलब हार मत माना करो, छोड़ा मत करो। आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार वर्किंग। उसके आगे सारे के सारे फेल है, सारे फेल हो जाएंगे, चाहे रीडिंग वगैरह हर एक फेल। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका होता है वो वर्किंग होता है। उसके बाद अपने पास रीडिंग भी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्किंग है। वर्किंग है तो रीडिंग होगी, वर्किंग होगी तो रीडिंग जरूर होगी, और वर्किंग होगी तो स्पीड भी होगी। तो अपने पास क्या है, देखो वर्किंग है इसलिए रीडिंग भी है, स्पीड भी है, ठीक है, एक्यूरेसी भी है। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों है अपने पास, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो वही जरूरी होती है। रही बात वोकेब की, तो वोकेब भी अपने तैयार कर लेंगे, अदर्स के जितनी तो वोकेब भी तैयार कर लेंगे। तो दूसरों से आप खुद को देखो कितनी आगे हो, आप बहुत ज्यादा आगे हो अदर्स से। तो सिलेक्शन किसका होगा, आपका या उनका? मैथ्स रीजनिंग में अपने उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, मैथ्स रीजनिंग में अपने वैसे ही औकात दिखा देते हैं, और इंग्लिश में अब खतरनाक है। इंग्लिश में तो मैथ रीजनिंग में फिर भी अपने साथ वो कंपटीशन ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अपने साथ वो कॉम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अपना सिलेक्शन रुकेगा क्या? आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन सिर्फ एक बंदा रोक सकता है, वो हो आप खुद, अगर नेगेटिव हो गए तो। अदरवाइज आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपको हर एक चीज आती है। अब इंग्लिश में भी जो सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट है, ऑल इंडिया लेवल पे बात करो, सभी का क्रिटिकल सब्जेक्ट है इंग्लिश, वो सब्जेक्ट अपने को आता है, तो अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इंग्लिश क्या होता है, आपका गेम चेंजर होता है, ठीक है। इंग्लिश अगर आती है तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है, और इंग्लिश नहीं आती तो सिलेक्शन होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें जो एग्जाम्स है, जैसे ग्रामीण बैंक का छोड़कर, लेकिन उसमें भी नहीं होता, उसमें भी कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। जिनकी इंग्लिश है उनकी मैथ्स रीजनिंग भी शानदार होती है, वही ले जाते हैं। समझ में आया आप लोगों की? ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये अपना बड़ा ही शानदार पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कई बार जो मेंस के पैटर्न होते हैं उनको हैंडल करना होता है, जिनका लेवल बहुत ज्यादा टफ लगता है आपको, तो वर्किंग से कैसे वो आपके हो जाते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। वो कैब आप तैयार करो, बहुत ही अच्छी बात है। अगर वहां पे स्टक हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने पास वर्किंग है, सबसे बेस्ट हथियार अपने पास। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो क्लास में रेगुलर रहो, रेगुलरिटी रखो, क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसकी कंपैरिजन कर लेना आप उनकी जो वैकेंसी है एसबीआई के साथ, एसबीआई क्लरिकल के साथ, जो आपका जेए का एग्जाम है उसके साथ आप क्या करना, उनको कंपेयर करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा दोनों में डिफरेंस कितनी ज्यादा, मतलब एसबीआई की वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, जॉब भी एसबीआई की उनसे बेटर है, बोले तो बेस्ट बोल सकते हो आप आरबीआई के बाद बात करें तो, ठीक है। और उनमें वैकेंसीज भी कम है, तो बताओ वहां तो वैसे ही चांस नहीं है, हालत खराब, फिर से धोखा देना है। आगे पता नहीं वो क्या करेंगे, क्या करते हैं लास्ट टाइम में जाकर, वो क्या करते हैं वैकेंसीज को विड्रॉ भी कर लेते हैं, वो भी चीज है। तो यहां पे आप आरआरबी पे फोकस्ड मत हो जाना, कंपटीशन देख लेना, सारे उधर भाग रहे हैं, सारे उधर भागेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इंग्लिश के कारण भागते हैं, तो वहां पे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर एसबीआई की तैयारी करते हो तो आरआरबी तो इजीली क्लियर कर लोगे, उसका लेवल तो ज्यादा है ना एसबीआई का। तो उस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, रेगुलरिटी ब्रेक मत करना, इंग्लिश को छोड़ मत देना। मैं बता रहा हूं ये चीज आपको, सिर्फ अवेयर कर रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है, रोगे आप बाद में। और मुझे तो बढ़िया है ना कि जो मेरे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है उनका कंपटीशन कम हो जाएगा और इजीली उनका सिलेक्शन, मैं तो चाहता हूं कि उनका सिलेक्शन, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि, मैं यही चाहता हूं कि हर किसी का सिलेक्शन हो। मैं ये नहीं चाहता कोई मतलब इस बेवकूफी के कारण खुद को खराब कर ले और बाद में कहीं चांस ना मिले। तो मेरे लिए सारे इक्वल होते हैं, लेकिन वैसे फायदा ये डेडिकेटेड स्टूडेंट है जो रेगुलर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो नुकसान आप लोगों का, ये देख लेना आप, ठीक है। तो क्लासेस क्या करो, रिवीजन कर लेना अच्छे से, देख लेना किस तरीके से मेंस के पैटर्न को हैंडल किया जाता है। और भी पैटर्न्स मैं लेकर आऊंगा आपके सामने, मेंस के भी लेकर आऊंगा, प्री के मतलब नए नए पैटर्न्स मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो रेगुलर रहना क्लास में और आप स्टडी करते रहो, स्टडी को अपनी ब्रेक मत करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।